लीफ नोड पड़ेगा। अजीम लीफ नोड का अजीम एक यूनिक पाथ होता है। ट्री की बेसिक डेफिनेशन ये है कि हर लीफ से रूट तक का यूनिक पाथ। मैंने दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ए ट्री। जब डेफिनेशन ऑफ हमें डिस्क्रीट टाइम में जब ट्री को डिफाइन किया जाता है तो एग्जैक्टली डिफाइन ऐसे कि रूट से लीफ तक का यूनिक पाथ। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हर लीफ एक्चुअली हर लीफ क्या है? इट्स आपका ओरिजिनल कैरेक्टर है। आपका कभी भी ओरिजिनल कैरेक्टर इंटरमीडिएट वर्टेक्स नहीं होता। Anybody tell me why? हाँ, यानी कि आपका कभी भी A या B या D यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ जो यूनिक प्रीफिक्स फ्री में होगा, यूनिक प्रीफिक्स फ्री में होगा। और यहाँ आएगा तो वो प्रीफिक्स, और ऐसा नहीं होता। By the construction algorithm we know कि वो कभी भी दरमियान में नहीं आ सकता। वो हमेशा लीफ पे है। And that makes it unique. उसके बाद जो ट्री प्रॉपर्टी है वो ये है कि रूट से लेकर जो आपके लीफ तक का पाथ होता है वो यूनिक होता है। And that unique path represent us in encoding. A prefix-free encoding. Okay? Very nice, precise. ठीक है? ठीक है? That's the answer of the question कि why Huffman coding is prefix-free. ये बात सुना है? Thank you. जा रहे हैं ये देखिए ये आपके पास एक ट्री दिया हुआ है। जब बात है ये हमने एक हफमैन कोडिंग बना दिया ना, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये हफमैन कोडिंग बनी है मेरी, ठीक है? आप ओरिजिनल फाइल का साइज ये था, जो इसकी कंप्रेस फाइल होगी उसका साइज क्या था? बताएं। 7000 मल्टीप्लाई 1 क्या? 7000 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6000 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 हो गया। हाँ बिट्स काउंट मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाँ जी आ गया 200 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाँ जी 19 मल्टीप्लाई बाय 4 और 15 मल्टीप्लाई बाय 4। ये जो भी आंसर आया ये बस है। कैलकुलेटर लेते आएगा एक सवाल में कैलकुलेटर ठीक नहीं होगा। आई विल ट्राई बस कि उसको मैं अपडेट कर दूं कि मैंने सर समझा था कि इस तरह की चीज है। 15 को क्यों मल्टीप्लाई बाय 4 किया? बिकॉज़ ये 15 टाइम पे क्या है 15 हां 1 से रिप्रेजेंट करेंगे 4 बिट्स से। तो ये आपकी कंप्रेस फाइल का साइज है। ओरिजिनल फाइल ये थी और कंप्रेस फाइल ये थी। अगर मैं सवाल ये करूं फॉर एग्जांपल आपकी फाइल का ओरिजिनल साइज से कितने परसेंट रिड्यूस हो गया, कितने परसेंट रिड्यूस हो गया, कैसे निकालेंगे? टोटल से नहीं डिवाइडेड मल्टीप्लाई 100 नहीं। टोटल में क्या है? इसका साइज डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 जो इसका साइज है डिवाइडेड बाय उसका साइज मल्टीप्लाई 100 हां राइट ठीक है। हाँ ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं। ये आपको पता होना चाहिए भाई इतने परसेंट आपकी रिडक्शन हुई। मतलब पहले वो 100 KB की बन रही थी फाइल और अब वो फॉर एग्जांपल 5 KB की हो गई है। तो 5 KB का मतलब है कितने परसेंट रिड्यूस हो गई है? यार ये भी तो हो सकता है कि उसका साइज ना डिक्रीज हो किसी केस में। बिल्कुल हो सकता है। अटेंडेड इतने ज्यादा बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि आपके फाइल का साइज जो है वो डिक्रीज वो कब होगा ये जब सारे यूनिक कैरेक्टर हो। एक तो ये बात होता है या सारे जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं बाद में ट्राई टू कम अप विद एन एल्गोरिथम जिसमें हफमैन कोडिंग की जो इनकोडिंग बनती है वो एग्जैक्टली वही होगी जो कि फॉर एग्जांपल आपकी ओरिजिनल इनकोडिंग थी। यानी कि फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल आप स्टोर करें और उसमें जैसे 255 कैरेक्टर्स ही आ सकते हैं। क्या हम करें हमारी फाइल की कंस्ट्रक्शन कैसी हो
कि मेरी उसका इनकोडिंग वाली जो फाइल होगी वो एग्जैक्टली वैसी होगी जैसी कि आपकी इनकोडिंग से फाइल थी। भाई वही रहती है। थिंक कौन सी ऐसी फाइल होगी जो कि इनकोडिंग के बाद भी एग्जैक्टली वही होगी? म्यूजिक हाँ म्यूजिक या कुछ हाँ, लेकिन उसमें क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो वही हुई रहती है? क्या टेक्स्ट फाइल ऐसी जनरेट हो सकती है जिसको मैं इनकोड करूं तो वो वही की वही बन जाए? बाल्टी फाइल का मसला नहीं है। तो पहले दिन इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। लेकिन देखिए, कैन यू कम अप विद सम टेक्स्ट फाइल जो कि एग्जैक्टली जाके उसी में मैप हो? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ठीक है, खैर ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस इनकोडिंग पार्ट, ओके? अच्छा, अगर मैं अब आपको फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीम दे दूं, ये मेरी इनकोडिंग है, और आपको कहा जाए कि जी इसको ओरिजिनल फाइल को लिख के बताएं कि वो क्या बनती है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखा, ठीक है, आपने बताना है, आप मैंने ऐसे लिखते जाओ, आपने बता देना ये चीज बन क्या है। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। 1 हाँ जी बताएं। ये क्या बात है? क्या ये क्या है? ये क्या है? ये है डी ये है 01 क्या है? है सर, और फिर डी है, फिर डी है, फिर ए है, फिर ए है, फिर ई है, फिर क्या है? ए है, फिर बी है, फिर डी है, फिर डी है, डी है, फिर डी है, फिर डी है, फिर वन जीरो है? नहीं फिर डी है, डी है कभी दो डी है, या डी चार है, Sorry, और जीरो है? डी है, 01 which is E. ठीक है? तो अगर आपको ये स्ट्रिंग दी हुई हो तो इसकी इनकोडिंग आप बना सकते हैं। ये एक्चुअली ओरिजिनली टेक्स्ट फाइल है। सर इसमें भी वही आपको मसला ये भी आ सकता है कि ये गिवन हो और आपने ये सिर्फ एक कैरेक्टर के अलावा बाकी सबकी बाइनरी को रिप्रेजेंटेशन का मान आ रहा हो। क्या हुआ? एक कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर की रिप्रेजेंटेशन का एंड पे एक वन आता है। दोबारा बोलो, दोबारा क्या चल रही है? जो हमारा एंड रूट होता है ना, लीफ होता है, जैसे कि यहाँ पे ए था, इसके एंड पे 0 आता है, बाकी सब के एंड पे 1 1 आ रहा है। सर सारे राइट It's not true. ऐसा हुआ। ये देखो, एक और इनकोडिंग है। इसमें आप भेज दोगे। क्या इसमें है? इसमें सब में 0 आएगा, सिर्फ एक में 1 आएगा। एक और भी बना सकते हो, इसमें इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है। सर गलत है, नहीं ये गलत बात। सेकंड क्या गलत? ये हाँ, दूसरी गलत का है। गलत बात। नहीं होता। सबकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो फिर तो इसमें आप ये डेटा 0 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भी ये ए ही है? क्योंकि हमने ये थोड़ी खाली है। यूनिक रिप्रेजेंटेशन की वजह से। यूनिक रिप्रेजेंटेशन पर यूनिक रिप्रेजेंटेशन वो कह रहा है कि इतने कैरेक्टर रीड करेंगे मेरे कैरेक्टर हम लेटर बाय लेटर रिपीट करते जाते हैं। हमें एक्चुअली जब तक नहीं मिलता तब तक वो आइडेंटिटी होती एक्चुअली है। तरीका पता क्या है? इसको ना हैश टेबल में डालो। हैश टेबल में पता कैसे डालेंगे? एक है इनकोडिंग का तरीका, एक है डिकोडिंग का तरीका। ठीक है? तो इनकोडिंग के लिए एक अलग हैश टेबल बनता है और डिकोडिंग के लिए एक अलग हैश टेबल बनता है। तो यूजुअली हम करते क्या है कि इसके लिए हैश टेबल बनाते हैं ना, और ये बनाते हैं कि यहाँ हैश टेबल के लिए दो चीज होती है ना। एक आप बताते हैं कि किस बेस पे के हैश होना है। की वैल्यू तो ये होगा की वैल्यू, यानी कि कैरेक्टर होगा, और यहाँ क्या होगा? वैल्यू एक स्ट्रिंग होगी। ठीक है, जो कि आप ऑफ कोर्स बिट्स की फॉर्म में रखेंगे और ब्रैकेट में रखेंगे। उल्टे में क्या होगा? उल्टे में क्या होगा? स्ट्रिंग और ये है इनकोडिंग वाला, और डिकोडिंग वाले में क्या होगा? डिकोडिंग वाले में अगेन हैश टेबल होना है, यहाँ पर स्ट्रिंग होनी है और यहाँ पे कैरेक्टर। और आप क्या करना है? अब मैं ये करना है कि आप हमें ये देंगे इनपुट में और उसे करस्पॉन्डिंग वो तुम्हें लेटर देगा। अगर वो लेकिन हैश टेबल में एंट्री बड़ा कैसे करते हैं? पहले चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली होगा ये कि आप स्ट्रिंग यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसके लिए इसका नाम है स्ट्रिंग एस या आर कह देते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पर ना ये आपने ओरिजिनल फाइल पूरी की पूरी रिलोड कर दी। इसके अंदर आप पॉइंटर के थ्रू एक एक लेटर मूव करते जा रहे हैं। आपने ये उठाया, आपने चेक किया कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है। आप कहेंगे अगर यहाँ 1 पड़ा हुआ है तो ये आपने इस R में प्लस इक्वल टू कर दिया। शुरू में R में क्या पड़ा हुआ है? 0 एम्प्टी पड़ा हुआ है।
तो ये जब आप जब इसमें ये प्लस इक्वल मतलब क्या है? कंकैटिनेशन, ठीक है? तो ये जब ये 1 आ जाता है, जब इसमें 1 आ जाता है तो वो कहता है कि हाँ भाई जाके इस हैश टेबल, इस एन्कोडिंग वाले हैश टेबल में या डिकोडिंग वाले हैश टेबल में जाके देखो, उसको 1 का हैश टेबल में एंट्री मिलेगी। जब मिलती है तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वो कौन सी वाली एंट्री उठाता है? जो यहाँ पर कैरेक्टर पड़ा होता है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है? डी, ठीक है? और फिर इस आर को दोबारा एंट्री करता है और फाइल में जाकर आउटपुट रखेगा। ये डिकम्पोजिशन। फिर क्या होता है? फिर यहाँ पे पॉइंटर आगे चला जाता है, यहाँ, ठीक है? अब फिर वो अगला कैरेक्टर है 0 को इसने इसका कंकैटिनेट किया, ये 0 हो जाएगा। 0 को इसने डिकोडिंग मारेगा, हाँ मुझे तो ये पढ़ा हुआ इसका नहीं पढ़ा हुआ इसका मतलब है कि भाई आगे चलो, पॉइंटर आगे जाएगा और ये इसके ना कंकैटिनेट हो जाएगा, जो कि 0 1 हो जाएगा। अब वो 0 1 की डिकोडिंग चेक करता है और उसकी एंट्री उसको मिल जाती है, व्हिच मींस वो उससे कॉरस्पॉन्डिंग वाला कैरेक्टर उठाता है और जाके फाइल में रख देता है। ये बात सुने? इस तरह की फाइल कंप्रेशन डिकम्पोजिशन काम करती है। ये बात सुने? ठीक है? ऑलराइट, इतना बड़ा ये काम नहीं है, ठीक है? अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको फाइल एप्सिलॉन दूंगा। सही है सर, ठीक है सर। लेकिन ये हैश टेबल समझिए। हाँ सही है। ठीक या है? ये आप कर लें अपने फाइनल एग्जाम से पहले तक, तो मैं आपको फाइल एप्सिलॉन दूंगा। ठीक है? कोड लिखना है। कोड सही है। कंप्रेशन बात सुन ले पूरी बात। फाइल मिलेगी, फाइल की ही कंप्रेशन करनी है, व्हिच मींस ट्री बनाकर सारा काम होगा और इनकोडिंग डिफाइन होगी, फिर इनकोडिंग से फिर आप डिकोडिंग डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो इनकोडिंग डिकोडिंग दोनों प्रोसेस होने चाहिए, ठीक है? और फाइल साइज भी कम ही होना चाहिए ना, ज़्यादा हो जाए। फायदा ऑफ कोर्स वो कंप्रेशन जब होगी तो प्रॉपर हाफ में कोडिंग हो रही है ना, तो वो बिल्कुल कंप्रेस होगी, ठीक है? आपको 2 या 3 एब्सोल्यूट बोनस और मिल जाएंगे अगर आप ऐसी टेक्स्ट फाइल जनरेट कर लें जिसकी कंप्रेशन करें तो वही साइज बने, ठीक है? या उससे ज़्यादा पिक्चर डाल दे। ठीक है? ऑलराइट, बट टेक्स्ट फाइल मुझे ओरिजिनल टेक्स्ट फाइल, ये नहीं आप ओरिजिनल, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके? जी देखिए, आप बता सकते हैं कि ये जो आपको अगर आपको ये मैं हफमैन कोडिंग का पूरा ट्री दे दूं, कैन यू टेल मी कि आपकी अब जिप फाइल का साइज कितना है या इससे मार्कअप कर दूं? अगर ये आपको मैं ट्री देता हूं, अब बता सकते हैं इस पूरी फाइल में, ओरिजिनल फाइल में ए कितना दफा है? बी कितना दफा है? बी तो है नहीं, आप बी और सी कितना दफा है? 12 दफा है। और एफ कितना दफा है? 8 कितना दफा है? 9 दफा, ठीक है? डी कितना दफा है? 16, ठीक है? जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं आपकी ओरिजिनल फाइल का साइज, ओरिजिनल फाइल में कितने कैरेक्टर थे? ऐड 100 ऐसे निकाला वो टॉप अच्छा, और 100 बाइट्स थे, कि हर कैरेक्टर एक बाइट की तरह स्टोर होगा। अब सवाल ये है कि जब आप इनकोडिंग कर देंगे, जिप फाइल बना देंगे, तो उसका साइज कितना होगा? सर ये ट्री का 45 जो बिट्स है ना, वो हम देख लेंगे कि मतलब ये बी तक कितने बिट्स हैं, सी तक कितने बिट्स हैं, वो वही मल्टीप्लाई प्लस कर बिल्कुल, हर एक की इनकोडिंग का जितना भी साइज बनता है उससे हम मल्टीप्लाई, ये बात समझ? ठीक है? डज इट मेक सेंस? यस। ये सवाल प्लीज देख लीजिएगा, मैं 4-5 सवाल आपके से रिसीव से आफ्टर कोडिंग से, ठीक है? इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा एक बात होता है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें वो क्या करता है? सबसे पहले वो कौन सी वैल्यू उठाता है? लीस्ट मिनिमम वैल्यू। आप मुझे ये बताएं, ये एक्चुअली आपके ख्याल में ये जो आपने ये जो वैल्यूज है ये किसमें रखी होंगी? सबसे पहले किसमें रखी? सबसे पहले एक्चुअली ये वैल्यूज है सारी कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? एक्चुअली ये इस दी एंड जाके ये कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी ये जाके क्या बन जाए? ये इस ट्री के नोड बन जाए, है ना? इस ट्री के नोड में डेटा वाला पार्ट होता है, सही बन जाना? आपने एक्चुअली बाइनरी ट्री जनरेट करना है। ये बाइनरी ट्री जनरेट जब होना है तो एक्चुअली होना क्या है कि ये इसने पहला डेटा निकाला, जो डेटा निकाला जो मिनिमम है, ये मिनिमम किस तरह निकालेगा? हीप के थ्रू, ठीक है? एक्चुअली आपने करना ये है, आपको एक हीप चाहिए, हीप के लिए हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होता है? प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, एसटीएल में प्रायोरिटी क्यू है, आप प्रायोरिटी क्यू के थ्रू डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है? तो आप प्रायोरिटी क्यू का डॉट सारे के सारे पहले फ्रीक्वेंसीज निकाल के रखें, प्रायोरिटी क्यू में सारी इंसर्ट, प्रायोरिटी क्यू का डॉट डीक्यू कॉल करें,
डी को करेंगे तो क्या कौन सी वैल्यू निकलेगी? पहली मिनिमम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसमें कौन सा ऑपरेटर दिया हुआ है। अगर आपने लेस देन दिया हुआ है तो वो लेस देन की बेस पे सॉर्ट करेगा। अगर आपने मैक्सिमम वाला ग्रेटर वाला दे दिया हुआ है तो वो मैक्सिमम की वैल्यू निकालेगा। ठीक है, तो वो देख लेना कौन सी वाली हमें एक्चुअली मिन हीप चाहिए या मैक्स हीप चाहिए? मिन ही। हमें मिन हीप चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को मिन हीप कैसे यूज करते हैं वो आप गूगल करके देखिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने मिन हीप निकाला। ठीक है, आपने दोनों वैल्यू निकाल ली, फिर क्या करें? वही क्या ऐड करके दोनों दोबारा वैल्यू डेटा निकाला, दोनों के एक नोड बनाए। ठीक है, नोड बना दिया। एक्चुअली फिजिकली ये एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, डेटा एक्चुअली ट्री के नोड्स हैं। ठीक है, और दो वैल्यूज निकाले जो कि एक्चुअली डेटा उनके अंदर नोड वाला होता है, और वो नोड को के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नया नोड बनाता है और उसके लेफ्ट और राइट को ये असाइन करता है और इसको दोबारा इनक्लूड करते हैं और इसको दोबारा से हीप में एनक्यू कर देता है, जिसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरह असाइन हुई होती है? इन दोनों का समेशन। ठीक है, तो अगली दफा जब वो प्रायोरिटी क्यू से निकलेगा तो प्रायोरिटी क्यू से वो तब निकलेगा जब किसकी बारी है। ठीक है, तो पहली दफा प्रायोरिटी क्यू से कौन सी वैल्यूज निकलेगी बताइए? आप बताएं। 5 सब निकलेगा 5 और 9 और ये हो जाएगा 14। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू से कौन सा निकलेगा? 12 और 13 12 और 13 निकलेंगे और ये 25 स्कूल का अबू बनता है। उसके बाद प्रायोरिटी क्यू से कौन निकलेगा? 14 और 16 14 और 16 निकलेंगे और ये उसका पैरेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन निकलेगा प्रायोरिटी से? 25 और 13 और उसके बाद प्रायोरिटी कौन निकलेगा? ये दोनों निकलेंगे और फिर प्रायोरिटी क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट आ जाएगा। जैसे ही प्रायोरिटी क्यू में एक एलिमेंट आ जाएगा वही हमारा रूट है, हमारे पास इनकोडिंग साइज आएगा। ठीक है, इनकोडिंग फिर आप असाइन करेंगे 0 1 का। ठीक है, आपने एक्चुअली एलएनआर लगाना है और सारी इनकोडिंग। ठीक है, ऑलराइट, अब आप लेफ्ट जाते हैं तो वो इनकोडिंग में प्लस करते हैं स्ट्रिंग। आई थिंक आराम से स्ट्रिंग का एक पैरामीटर पास करके आप ये आराम से इनकोडिंग कर सकते हैं। यस You was right? Okay. So far so good. All right. All right. कुछ याद नहीं? The by the way, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। Have you seen this? वो alphabets जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वो तकरीबन टॉप है। और जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है वो तकरीबन नीचे आते हैं, है ना? Does it make sense? This is the algorithm. Okay? Select from the two nodes with the lowest frequency. अब क्या करता है? Create a new node, उसको left और right बना दिया, उनकी frequency को sum किया, frequency of नई node की क्या करते हैं? इन दोनों का sum करते हैं। अब क्या करता है? इसको दोबारा से DQ कर देता है या NQ करते हैं। It's then node, दोनों मतलब remove करते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास ये node है, ठीक है? This is the process. And I think this should be crystal clear. ये कैसे करते हैं? ठीक है? वो पहले सारी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। सबसे पहले बेटा इसको निकालेगा। ए को और सी को ठीक है? और फिर ये इन दोनों का पेरेंट बनाया उसने, ये नया बनाया और ये नई x3 को इन दोनों से रिप्लेस कर। अगली बार आपकी फ्रीक्वेंसी 3 हो फिर 3 और b निकलेगी। और ये ठीक है? और इस तरह ये पूरा ठीक है। ठीक है? कंप्लेक्सिटी है। इस ट्री तक जनरेट करने की फ्रीक्वेंसी है, ये एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी है। जी मैम। सर के सर की फ्रीक्वेंसी सेम है। शाबाश। तो फिर मराठी कैसे जनरेट होगा? आपने बनाया है। You are almost there to that bonus question. ये bonus question है ना हमने तो मैं ठीक है तो ठीक है तो मैं इसके बारे में बस ये तुम्हें हिंट दूँ, ठीक है? Of course वो पहले दो निकालेगा फिर ट्री बनाएगा फिर दूसरा फिर इस तरह से होगा। So just think about it कि I mean just dry run करेंगे कैसे कैसे ठीक है? Alright? जी। So far so good. I think अच्छा बाय द वे मेरा ये ख्याल है कि अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए
सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो ये एग्जैक्टली वही कोडिंग बन जाएगी जो हमने कई बार हायर से बताई थी ना कि जितनी भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो ले लो सर, जितने लेटर्स हैं उतने ले लो और फिर क्या करो उसकी जो लेट्स से 18 लेटर्स है 18 लेटर्स की कितनी बिट रिप्रेजेंटेशन होती है 4 या 5 है ना, तो बस वो हर एक को 5 बिट्स मेरा ख्याल है। इससे ज़्यादा हो सकता है भाई। ठीक है, मेरा ख्याल में नहीं, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये करूँ तो कौन सी कोडिंग बनेगी, ठीक है। तो ये वो सारे सवाल हैं जिसके मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में इस तरह की जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये क्या चीज़ होगी, ठीक है। इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो हफमैन कोडिंग हमने की है, इस हफमैन कोडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी, टेल मी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स इन द फाइल। पहले बताओ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? लेटर्स हाँ? जितने लेटर जितने लेटर्स हैं उतनी नहीं, पूरी फाइल का साइज, फाइल का जितनी मेरी फाइल का साइज है, जितनी मेरी फाइल का साइज है, इसे रीड करने की कैपेसिटी कितनी है? फाइल का वो है एग्जैक्टली वो है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कितनी कैपेसिटी है? वो फैन वो है जैसे करेक्टर है ओनली इफ व्हाट ओनली इफ अगर हैश टेबल यूज कर रहे हैं तो Yes. और अगर हैश टेबल नहीं यूज कर रहे बहुत देर लगेगी। तो फिर आपको बकायदा हो सकता है आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बैलेंस ट्री रखा हो तो वो हो जाएगा n यानी n कैरेक्टर रीड किए प्लस जितने लेटर्स हैं लेट्स से k लेटर्स हैं तो k log k y k log k तो क्या लेवल से नीचे आ गए। क्योंकि हमारे log के लेवल हो सकते हैं, ये बात राइट। और हर एक की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो एक्चुअली याद है हमने इस असाइनमेंट में एक सवाल दिया था, हमारी थर्ड असाइनमेंट थी जो मैंने कहा था कि हमारे पास हमने सॉर्टिंग करनी है Yes, sir. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कि उसमें सिर्फ log n इंक्रीज है और इसको n log n में सॉर्ट करना है। हमने क्या किया था अंदर आते हैं तो एग्जैक्टली हमने फ्रीक्वेंसी का एक एट्रीब्यूट रखा हुआ था। हम log n का ट्री बनाते थे और उसकी हाइट log n होती थी और हर एक के ऊपर ट्रेवर्स करके जाके उसको इंक्रीमेंट, ये एग्जैक्टली यही काम है। वो log है वाला यहाँ पर log n की जगह यहाँ पर k है। Does it make sense? आगे चलते हैं। ये हमारी क्रिएशन की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? क्रिएशन की कॉस्ट है। n plus k log k। Why k log k? Because k नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है और उसके लिए मुझे फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए मुझे हो सकता है मैंने वहाँ पर AVL ट्री बनाया हो या रेड ब्लैक ट्री बनाया हो, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अभी तक क्या ट्री बन गए? No. अभी मैं क्या किया? सिर्फ फ्रीक्वेंसी अभी तक तो सिर्फ हमने सिर्फ ये टेबल जनरेट किया है। अभी तक हमने ये कोई बड़ी स्टोरी नहीं बनाई, ठीक है। अब अगला सवाल सुने गौर से। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे? लेट्स से मैंने कहा n कह देता हूं, n की वैल्यू तो बढ़ती है, ठीक है। अगर मैं मेरे नंबर ऑफ लेटर्स कितने n है, कितने लेटर्स हैं? n है। आप मुझे बेटा ये बताएं कि इसकी सिर्फ इनकोडिंग ढूंढने के लिए मुझे कितना डालना है? ट्री के एनएम लेवल्स। हाँ? मेरे पास कैरेक्टर्स कितने n है, ठीक है, इसको n कह देते हैं, ठीक है। वहाँ पर साइज n का जो है वो और था, वो फाइल साइज था। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स लेट्स से n, ठीक है। अगर नंबर ऑफ लेटर्स n है और इनकी फ्रीक्वेंसी में निकाल रहा हूँ तो इनकी इनकोडिंग ढूंढने के लिए मुझे कितनी कैपेसिटी चाहिए? ये मेरा सवाल है। Everybody understand? Everybody understand the question? Stop for a while.